हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो भाई जोरदार तरीके से तैयारी चल रही है आपकी। और अब आपके लिए हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वैसे पता है आपको, बायोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस अपने वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं ना। किसके चल रहे हैं? वन लाइनर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मजेदार क्लास रहने वाली है, बहुत ही मजेदार, आपको मजा आ जाएगा क्लास को देखने के बाद में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो करते हैं शुरू। बोर नहीं होना है, इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, बहुत ही मजेदार क्लास। दैनिक विज्ञान यानी कि जिस एग्जाम में आपकी साइंस 5-6 नंबर की आती है, तो यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना। ठीक है। और जो साइंस में, जिसमें ज्यादा मात्रा में साइंस लगते हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी की पूरी अपनी कंसेप्टेबल जो मैंने थ्योरी करवा दी थी वो अगर देख ली है, तो अब इस क्लास के साथ जुड़िए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ में ये रिवीजन क्लास भी रहने वाली। ऐसे नहीं मैं लाइन आपको बताता जाऊंगा, नहीं, हर एक लाइन के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। चलिए करते हैं शुरू। तो आज की क्लास का नाम है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यानी कि इसमें बात करेंगे हम मानव शरीर के बारे में, और साथ में ही इसी के साथ हमने बात करेंगे खोजकर्ता के बारे में, कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज के बारे में खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने किस चीज के बारे में खोज की थी। तो करते हैं शुरू। पहला है आपका क्या, उस पर थोड़ी सी विचार करते हैं। तो पहला रहने वाला है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सभी, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या अस्थि, तो ये प्यारे बच्चों आपकी होती है फीमर। फीमर। अब बच्चों को पता क्या डाउट होता है, मैं आपको जो मेरे साथ हुआ है वो सभी डाउट भी आपको बताऊंगा। बच्चों को पता है डाउट क्या होता है? डाउट ये होता है कि वो अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, तो बच्चे रीढ़ की हड्डी करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, तो उनको पता भी हाँ यहां से शुरू होती है और पूरी ये स्ट्रक्चर बनाती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी हड्डी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें जॉइंट्स होते हैं। मैं एक सिंगुलर की बात कर रहा हूं, तो वो होती है आपकी फीमर। सर इसकी लोकेशन कहां पे होती है? तो लोकेशन होती है हमारे पैर में या जांग में, यानी कि घुटनों से ऊपर। घुटनों यानी कि यहां से लेकर, आपको शायद वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां तक जो ये पैर वाली हड्डी होती है या जांघ वाली हड्डी होती है, उससे बोला जाता है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। लोकेशन भी आपको मैंने बता दी है। दूसरा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जामिनर का, बहुत ही फेमस। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें, तो वो होती है आपकी प्यारे बच्चों स्टेपिस। क्या होती है? स्टेपिस। स्टेपिस कहां पर होती है सर? ये हम होती है हमारे कान में। कहां पर होती है? कान में। कान को कर्ण भी बोला जाता है, कर्ण में होती है। और इसके साथ दो हड्डियां और होती है, यानी कि संयुक्त रूप से ये तीन हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी होती है। तो तीनों के नाम भी मैं लिख देता हूं। पहली होती है मेलियस। क्या होती है? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। अब पता है मैं ये तीनों आपको साथ में क्यों बता रहा हूं? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। एग्जामिनर ने क्या किया? अपना ट्रेंड बढ़ा दिया एग्जाम को। अब उसको पता है कि सभी बच्चों को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सॉरी सबसे छोटी हड्डी। बड़ी का तो सभी को पता ही है। वो पूछता है कि लगभग बच्चे बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, तो नरेंद्र सर ने उनको याद करवा ही दिया कि स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, याद करवा दिया है। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ाता हूं। एग्जामिनर को ये मन में आ गया, तो वो क्या करेगा? वो आपसे पूछ लेगा मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी हड्डी। दूसरी सबसे छोटी हड्डी। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी की बात करें तो आप कह देना हम भी बहुत शातिर हैं। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? इंकस हो जाएगी। कौन सी? इंकस। याद रखना है कौन सी? इंकस। तो तीनों आप याद रख लेना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपिस।
दूसरी सबसे छोटी हड्डी इंकस, तीसरी सबसे छोटी हड्डी मैलियस। तीनों की लोकेशन कान में होती है। तीनों की लोकेशन कहां पर होती है? हमारे कान में होती है। जब मैं आपको मानवकरण की संरचना 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा ये चीजें, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, दूसरी सबसे छोटी हड्डी इंकस। मनुष्य में कितनी मनुष्य में कान में कितनी हड्डियां होती है जो तीनों साथ में होती है? मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब सभी को पता है कि सर यकृत होती है, सभी को पता है कौन सी होती है? यकृत होती है। बहुत बार सर आपने बता दिया। कौन सी? यकृत। यकृत, यकृत को लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। लेकिन एक बार मुझे अब एग्जाम ध्यान में नहीं है कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या पूछा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसने ना तो यकृत ऑप्शन में दिया था और ना ही लीवर ऑप्शन में दिया था। पता है क्या ऑप्शन दे दिया? उसने दे दिया जिगर। कौन सा ऑप्शन दे दिया? जिगर ऑप्शन दे दिया। कौन सा ऑप्शन दे दिया? जिगर है आपका जो ऑप्शन, उसने दे दिया। कौन सा ऑप्शन दे दिया? जिगर ऑप्शन दे दिया है उसने। कौन सा ऑप्शन दे दिया? जिगर ऑप्शन दे दिया। उसके बाद में लिवर, यकृत, लिवर और जिगर, ये आपको याद रखना है। यकृत की एक बात मैं आपको और बता देता हूं। अगर वो पूछे मानव शरीर की, अगर वो आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बाह्यस्रावी, अगर वो पूछ ले कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो भी आपको यकृत बोलना है। क्या बोलना है? यकृत बोलना है। क्या बोलना है? यकृत बोलना है। सर बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो प्यारे बच्चों, बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करती हैं? एंजाइम्स का। तो फिर सर अंतःस्रावी, अंतःस्रावी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। सर एंजाइम्स के बने होते हैं, तो प्यारे बच्चों एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अगली बात यकृत के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो नीट लेवल का क्वेश्चन है। आपको पता है आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? आरबीसी का निर्माण सर हमें तो पता है अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, ये आपको पता है। अब जब भ्रूणीय अवस्था होती है, कौन सी? भ्रूणीय अवस्था, यानी कि प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जो होता है, जब बेबी के अंदर अस्थि मज्जा का निर्माण अभी नहीं हुआ होता है, तब आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? हमें पता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो आपको आंसर देना है यकृत। तो आपको क्या आंसर देना है? यकृत आंसर। क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में अस्थि मज्जा जब बनी नहीं है तो आरबीसी का निर्माण होने की संभावना ही नहीं है, तो फिर कहां पे बनेगा? यकृत में बनेगा। साथ के साथ यकृत के अंदर या लीवर के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का प्यारे बच्चों मतलब ये है कि अगर यकृत आपका या लीवर आपका जो डैमेज हो जाए, अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए तो भी वो खुद को रिकवर कर सकता है। क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसको हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रासायनिक कारखाना। रासायनिक कारखाना। यकृत से मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए हैं। क्वेश्चन एक ही था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बाह्यस्रावी बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर में आरबीसी जो आपका मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, रासायनिक कारखाना यकृत। इतने क्वेश्चन बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बाह्यस्रावी सर आपने बता दिया यकृत होती है। अंतःस्रावी पूछे तो अंतःस्रावी होती है आपकी थायराइड। कौन सी? थायराइड। ये कहां पर होती है? ये सर गले में होती है। थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? गले में होती है। तो थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन्स का? थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है? एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, तो हार्मोन किससे बने होते हैं?
एंजाइम अगर प्रोटीन से बने तो हार्मोन्स किससे बने होते हैं? तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था हार्मोन्स प्यारे बच्चों बने होते हैं आपके किससे? स्टेरॉइड से। किससे बने होते हैं? स्टेरॉइड से। किससे बने होते हैं? स्टेरॉइड से। सर स्टेरॉइड क्या होता है? तो स्टेरॉइड होता है प्यारे बच्चों फैट का जटिल रूप या वसा का जटिल रूप होता है। स्टेरॉइड क्या होता है? फैट का जटिल रूप होता है। तो जिन लोगों को अगर स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है या कोई एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिसिन लेते हैं। तो वो मेडिसिन में मुख्यतः क्या होता है? उन मेडिसिन के अंदर स्टेरॉइड होता है और वो स्टेरॉइड की वजह से उनके अंदर मोटापा भी आता है। क्यों? क्योंकि वो फैट होती है और फैट धीरे धीरे बॉडी में जमा होती रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं मानव शरीर की। मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होता है ओवम या अंडाणु। क्या होता है? ओवम या अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मादा में। मादा की जनन कोशिका होती है ये, याद रखना है, मादा की जनन कोशिका। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो अंडाणु का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब सर आपने ये तो बता दिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, तो साथ के साथ ये भी बता दो कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। और शुक्राणु नर की जनन कोशिका होती है। किसकी? नर की जनन कोशिका होती है। अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय या ओवेरी में और शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें होता है, बताइए, वृषण। किसमें होता है? वृषण में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ के साथ आपको एक बात और याद रख लेनी है कि जो आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कई बार पता है क्या पूछ रहे? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, और वहां पर पता है क्या लिखा? न्यूरॉन लिखा हुआ आ जाता है। तो ये आपका थोड़ा गलत रहेगा। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका आपकी क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर बड़ी कोशिका की बात करें तो आपकी अंडाणु होती है, और अगर लंबी कोशिका की बात करें तो आपकी शुक्राणु होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। चलिए, तंत्रिका कोशिका की मैं आपको एक बात और बता देता हूं। वो क्या है? तंत्रिका कोशिका की एक खास बात पता है क्या है? इसके अंदर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कल वाली क्लास में मैं आपको ये बात भी बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्लास काफी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं सब चीजें इंटरेस्टिंग पूरा आपको चीजें कनेक्ट करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना? एक तो मार्कर मैं पता नहीं कहाँ रख देता हूं, भूल जाता हूं मैं, एक तो भूलना भी अच्छी बात है। चलिए, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन बता ही दिया, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु बता ही दिया, सबसे बड़ी धमनी, धमनी धमनी धमनी। अब धमनी किससे संबंधित होती है? तो ये सर परिवहन से संबंधित होती है। किससे? परिवहन से। किसके परिवहन से? रक्त परिसंचरण से संबंधित होती है। तो धमनी प्यारे बच्चों शुद्ध रक्त का वहन करती है। शुद्ध रक्त का, किसका? शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी कि O2 जनित, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है उसका वहन करती है कौन? धमनी। तो धमनी, सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, आयोटा, याद रखना है ये बात, एब्डोमिनल आयोटा। अब धमनी के साथ साथ शिरा भी याद कर लो। फिर शिरा क्या करती है? शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करती है। अशुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी कि CO2 जनित रक्त का वहन। CO2 जनित रक्त का वहन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा शरीर है ना, हम पढ़ते अलग अलग हैं
कि पाचन अलग पड़ते हैं, परिसंचरण अलग पड़ते हैं, उत्सर्जन अलग पड़ते हैं और श्वसन अलग पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी चीजें मिक्स, एक चीज के साथ दूसरी चीज कनेक्ट होती है, एक चीज के साथ दूसरी चीज कनेक्ट होती है। इसको समझने के लिए आपको पूरी क्लासेस देखनी पड़ेगी। तो जो आपकी धमनी होती है ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से दो चार बातें रियल लाइफ से कनेक्ट करके। आजकल फिल्मों में या कुछ नए जो लव फिल्म के अंदर आते हैं, जो नए नए लोग लव फिल्म के अंदर आते हैं, हाँ मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पता है क्या करते हैं, मैं आपसे नब्ज काट लूंगा, क्या करूंगा, नब्ज काट लूंगा, यहां से ऐसे ब्लेड से, देखा होगा फिल्मों में आपने, ठीक है, और वो कहते हैं कि ब्लड से हो जाता है, ठीक है। तो वास्तव में वो हमारी जो धमनी होती है ना, वो हमारे शरीर से ऊपर से हमें दिखाई नहीं देती, तो सभी क्या काटते हैं, वो काटते हैं शिराएं, क्या काटते हैं, शिराएं। आप अपने हाथ को ना ऐसे मुट्ठी बंद करके देखना, आपको वेंस दिखाई देंगी, क्या दिखाई देगी, वेंस दिखाई देंगी। उनका कलर आपको या तो हरा दिखाई देगा या नीला सा दिखाई देगा, या तो हरा या नीला। उनका कलर हरा या नीला होने की वजह क्या होती है, रक्त के अंदर CO2 मिक्स होती है, रक्त प्लस CO2, इसको शिरा, ये शरीर के ऊपर स्थित होती है, ये शरीर के कहां स्थित होती है, ऊपर, यानी कि शरीर के बाहर में आपको ये दिख जाती है। धमनी थोड़ा सा गहराई में स्थित होती है और वो दिखाई नहीं देती। शिरा में जो रक्त की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, धमनी में ज्यादा होती है, धमनी में क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, शिरा में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। मरणोपरांत जब किसी इंसान की या किसी ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है, उस टाइम धमनी से पूरा रक्त खाली हो जाता है, यानी कि धमनी पूरी की पूरी खाली हो जाती है, लेकिन शिराओं में फिर भी रक्त पड़ा रहता है, शिराओं में रक्त पड़ा रहता है, धमनी पूरी की पूरी खाली हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि हार्ट रुक जाता है काम करना, तो धमनी खाली हो जाती है, शिरा में कुछ रक्त पड़ा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, हृदय में मैंने आपको ये सारी चीजें करवा दी थी, ठीक है, तो O2 CO2 ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और वैसे यहां पर मैंने क्या नाम दिया, धमनी, शिरा, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो रक्त का फिल्ट्रेशन कौन करता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वो आपके करते हैं प्यारे बच्चों, किडनी। कौन करता है, किडनी, या और किडनी को बोलते हैं गुर्दा, ठीक है, याद रखना है। कई बच्चे या कई स्टूडेंट्स गुर्दे को फेफड़ों से जोड़ देते हैं, गुर्दे को फेफड़ों से जोड़, तो रक्त का फिल्ट्रेशन आपकी किडनी करती है। कौन करती है, किडनी करती है। इसीलिए तो किडनी में स्टोन वगैरह बनते हैं, और स्टोन क्या होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, सबसे लंबी तंत्रिका, तो वो होती है आपकी शियाटिक। क्या नाम है, शियाटिक, शियाटिक, ये भी आपको याद रखना है, सबसे लंबी तंत्रिका शियाटिक। कौन सी होती है, शियाटिक। चलिए, बहुत गर्मी है, फिर भी क्लास रिकॉर्ड करेंगे, और काफी लंबी भी क्लास हो सकती है वो आपकी, तो घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। साथ के साथ आप कमेंट्स में जवाब भी देते रहोगे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता हो तो, क्योंकि हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी रहने वाली है, फिर भी आपको जवाब क्लास के साथ देने हैं। इसको ऐसे समझना है कि क्लास लाइव चल रही है, ठीक है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत ही शायद ही कहीं मिले, क्योंकि बहुत ही कम से कम आप मानोगे नहीं, ये 60 से 70 क्वेश्चन या 100 के करीब क्वेश्चन है। सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी, ये वो पेशी नहीं है ना, कौन सी पेशी, क्या जो कोर्ट में पेशी है वो वाली पेशी नहीं है, हाँ, तो ये पेशी कौन सी, मांसपेशियों वाली पेशी की बात कर रहा है। कौन सी पेशी, मांसपेशियों वाली पेशी, तो इसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी भी याद कर लो, बड़ी अगर कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, तो सबसे छोटी स्टेपेडियस, सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। इसको कैसे याद करोगे, अगर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, तो सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस,
अगर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है तो सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया करो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या नाम होता है डब्ल्यूबीसी का? श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपको बातें पता लग गई है इतनी। आपको पता हो तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है, वैसे डब्ल्यूबीसी को मैंने 5 भागों में आपको 5 भागों में बांट के बताया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है उसका नाम होता है मोनोसाइट। क्या नाम होता है? मोनोसाइट। ये आपको याद रखना है। क्या नाम होता है? मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? चलो पहले पुनरुद्भवन की बात कर लेते हैं कि पुनरुद्भवन होता क्या है। पुनरुद्भवन तो टूटे हुए शरीर के किसी अंग का, मान लीजिए कोई शरीर का अंग टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो उसे दोबारा रिकवर करना, उसे दोबारा रिकवर करना, और वो भी बहुत जल्दी, तो उसको बोलते हैं पुनः। का मतलब क्या होता है? दोबारा। रुद्ध का मतलब पुनरुद्भवन, यानी कि किसी भी चीज का दोबारा बनना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी यकृत कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? यकृत कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? यकृत कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तभी आप देखते हो ना, किसी के लीवर में सोजन वगैरह आ जाती है या कुछ और लीवर खराब हो जाता है, तो डॉक्टर उसे दवाई देकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, और 5-10 दिनों में उसका लीवर है वो प्रॉपर सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद को रिकवर करने की क्षमता है। उसके अंदर खुद को रिकवर करने की क्षमता है, इसलिए वो खुद को रिकवर कर रहा है। दवाइयों से रिकवर नहीं हो रहा, वो खुद को रिकवर कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को रिकवर कर सकती है पूरा का पूरा। ठीक है, इसी के साथ साथ यही बात याद रख लो कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क कोशिका में। अब मान लीजिए आप एक चीज की कंपैरिजन करो, एक चीज का कंपैरिजन करो कि अगर आपके लीवर में सोजन आ जाए तो आप 10-15 दिन में ठीक, और मस्तिष्क में सोजन आ जाए तो, अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? तो वो बंदा कभी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है। आपने देखा होगा जिसका पेट वगैरह खराब होता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है खुद को, लेकिन किसी कारणवश कोई पेशेंट है, उसके माइंड जो ब्रेन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसको रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। आपने देखा होगा जो मेंटल केस होते हैं तो उनके ब्रेन की जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, चाहे वो डिप्रेशन से हुई हो या स्ट्रेस से हुई हो, किसी भी वजह से हुई हो सकती है, या टेंशन की वजह से हुई हो। ठीक है, तो अगर उनके सेल डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, वो जल्दी से रिकवर खुद को नहीं कर पाती, रिकवर करने में उनको टाइम लगता है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में या न्यूरॉन्स में पाई जाती है। ठीक, अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? अब इस पर आपको ना मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, मैंने जो एआई टूल्स होते हैं, मैं किसी स्पेशल किसी टूल का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जैसे नेट से आप कह सकते हो, नेट सीधा डायरेक्ट मैं नेट बोल देता हूं। नेट से मैंने सर्च किया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, यानी कि मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कि ह्यूमन बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन। उसने पता है क्या आंसर दिया? उसने आंसर दिया लीवर, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने क्या आंसर दिया? लीवर आंसर दिया। उसने क्या आंसर दिया? लीवर आंसर दिया। उसने आंसर क्या दिया? लीवर आंसर दिया। लेकिन इसका राइट आंसर पता है क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है स्किन। क्या होता है? स्किन होता है, यानी कि त्वचा। क्या होता है? स्किन या त्वचा, स्किन या त्वचा। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो आपका होता है, या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है, वो आपका त्वचा होती है। याद रखना है क्या होती है? त्वचा होती है।
चलिए साथ के साथ अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग। यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यानी कि हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता। हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता। कई बच्चों के माइंड में आएगा कि सर वो तो हमारा ब्रेन होता है। क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है जो कभी रेस्ट नहीं करता। अगर ब्रेन रेस्ट नहीं करता तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन हमें तो नींद आती है। सर फिर हमें सपने क्यों आते हैं? वो मैंने आपको जब मैंने आपको ब्रेन टॉपिक पढ़ाया था उसमें बता दिया था, है ना। लेकिन ब्रेन भी रेस्ट करता है, तो फिर सर व्यस्ततम अंग यानी कि ऐसा कौन सा हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो लगातार काम करता रहता है? लगातार बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। है किसी के पास कोई जवाब मेरे सवालों का? है क्या? है तो बताओ भाई। सर आप ही बता दो। चलो मैं ही बता देता हूं ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो आपका जो ह्यूमन बॉडी का व्यस्ततम अंग होता है वो होता है आपका हृदय। क्या होता है? हृदय, हार्ट। ये कभी रेस्ट नहीं करता भाई, ये कभी रेस्ट नहीं करता। अगर ये रेस्ट करने लग जाएगा, अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट पे चला जाए तो फिर हम परमानेंटली रेस्ट पर चले जाएंगे, है ना। अगर ये 1-2 सेकंड के लिए रेस्ट पे चला जाए ना तो हम परमानेंटली रेस्ट पर चले जाएंगे। तो ये कभी रेस्ट नहीं करता। तो वो मनुष्य का सबसे व्यस्ततम अंग यानी कि लगातार काम करता रहता है वो होता है आपका हृदय। ठीक है, एक आपका वहम और दूर कर देता हूं, हृदय का आकार ऐसा नहीं होता। ये आकार होता है मेंढक का। किसका? मेंढक का। राणा टिगरीना जी का होता है ये दिल। ठीक है, तो सर हमारा ये दिल का आकार कैसा होता है? बस थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हमारा दिल होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको हृदय टॉपिक पढ़ाया था पूरा डिटेल से, तो वहां से जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका एक वहम और दूर कर देता हूं, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं। अरे दिल से प्यार नहीं होता, दिल से प्यार नहीं होता। दिल को आपने ऐसे बदनाम कर रखा है, दिल का काम ही नहीं है ये। तो किसका काम है? ये आपके 3 हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का काम होता है ये। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, टोसिन होता है, एक आपका डोपामाइन होता है, एक आपका सेरोटोनिन होता है, और एक आधे हार्मोन और होते हैं। ये सारे लव हार्मोन होते हैं और ये मिलकर ही क्या करते हैं? लव फीलिंग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और मेन सारा खेल होता है वो डोपामाइन का होता है, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का, इन दोनों का ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लव फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल होती है, लव फीलिंग बिल्कुल होती है, लेकिन हृदय का लेना देना नहीं है उसमें। वो कहते हैं ना कि साइंस और मेडिकल साइंस और इश्क को लेकर दिल के बारे में कुछ अलग ख्यालात होते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है कि फिर दिल टूटता क्यों है। तो वो दिल नहीं टूटता, वास्तव में होता क्या है वो भी मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, दिल टूटने का मतलब क्या होता है? दिल टूटता नहीं है, दिल नहीं टूटता। वो आप किसी से एक उम्मीद लगाकर बैठे होते हो। मान लीजिए आप किसी के XYZ किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो। ठीक है, वो एक आकर्षण होता है। उससे क्या होता है? आप उससे बात करते हो, उससे मिलते हो, वो सारी चीजें आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करती है। वो सारी चीजें आप करते हो तो आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है। अब डोपामाइन रिलीज करने से क्या होता है? आपको खुशी की अनुभूति होती है, यानी कि खुशी मिलती है आपको, और वो खुशी आपकी धीरे धीरे करके आदत बन जाती है, लत बन जाती है। तो डोपामाइन को लत वाला हार्मोन और खुशी वाला हार्मोन दोनों कहा जाता है। अब वो खुशी मिल रही है और उस खुशी की आपको लग गई लत। अब अचानक से कोई ऐसा कारणवश हुआ कि आपको वो खुशी मिलनी बंद हो गई। खुशी मिलनी बंद हो गई यानी कि आपकी बॉडी डोपामाइन की डिमांड कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी डोपामाइन की डिमांड कर रही है, लेकिन आपकी जो ग्लैंड होती है वो डोपामाइन रिलीज नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस चीज से आपको डोपामाइन मिल रहा था वो चीज आपके पास है ही नहीं। अब इसकी वजह से क्या होता है? तनाव होता है, बेचैनी होती है, मतलब बॉडी अलग अलग रिएक्शंस देती है, जिसकी वजह वो रिएक्शंस फिर हमारी बॉडी में जो दुख वाले हार्मोन होते हैं वो रिलीज करता है। और आपको पता है हार्मोन्स कहां पे जाते हैं? ब्लड में जाते हैं।
अब जिससे क्या होता है ब्लड, अब जैसे बेचैनी होना, घबराहट होना, पसीना आना, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे इसका सारा प्रेशर कहां पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, क्योंकि रक्त परिसंचरण का काम कौन कर रहा है, हृदय कर रहा है। वो सारा का सारा प्रेशर कहां पे पड़ता है, हृदय पर पड़ता है। और हृदय कई बार वो प्रेशर इतना होता है, ये बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, लेकिन कभी कभी ये चीज हो जाता है कि हृदय उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। मोस्टली तो करता है, 99.99% तो हैंडल करता है, लेकिन 0.1% पर वो हैंडल अगर नहीं कर पाए तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। वो उस वजह से आप कह देते हो कि दिल टूट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अब जैसे कई बार हो जाता है, फिर धीरे धीरे आप चीजों को रिकवर करने लगते हो। फिर आप, अब आपकी बॉडी को डोपामाइन नहीं मिल रहा, पहले दिन ज्यादा दिक्कत होती है, दूसरे दिन कम, तीसरे से ऐसे ऐसे करते आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि अब डोपामाइन नहीं मिलेगा, अब डोपामाइन है वो नहीं रिलीज हो रहा है। तो इस वजह से फिर बॉडी उस डोपामाइन के बिना रहना सीख लेती है, और आप जिसको बोलते हैं कि मैंने मूव ऑन कर लिया, वो मूव ऑन ये होता है। ठीक है, चलिए, सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है, सबसे पतली त्वचा होती है वो कंजंक्टिवा होती है। कौन सी, कंजंक्टिवा, सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। ठीक है, हृदय के साथ मैंने हार्मोन्स भी बता दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई, और क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। ठीक है, 1 मिनट का मुझे थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, 1 मिनट नहीं मात्र 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में रक्त का आयतन, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, हमारे पूरे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। मान लीजिए हमारी बॉडी से अगर टोटल रक्त को निकाला जाए, रक्त मान लीजिए हमारे शरीर को जिस तरह से, अब इमेजिन करना भी हम अपने नॉर्मल भाषा में हम अपने शरीर को ऐसे निचोड़े तो हमें कितना रक्त प्राप्त होगा, तो हमें लगभग 5 से 6 लीटर रक्त आपको प्राप्त होता है। कितना, 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में रक्त होता है वो पाया जाता है। कितना, 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में रक्त का जो आयतन होता है वो होता है। सामान्य रक्तचाप यानी कि बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होता है आपका, जिसको आप ब्लड प्रेशर बोल देते हो, ब्लड प्रेशर रक्तचाप बोलते हो इसको। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है आपका 120/80, 120/80 आपका नॉर्मल बीपी होता है। कितना होता है, 120/80 नॉर्मल बीपी होता है। ठीक है, mm पर hg इसका मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नाम होता है, लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी की खोज किसने की थी, है किसी को ध्यान, आरबीसी की खोज किसने की थी, तो आरबीसी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है सर, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना, 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है, डेड होने के बाद कहां जाती है, वो जाती है आपकी प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी बोला जाता है, या शरीर का ब्लड बैंक बोला है, आरबीसी का नहीं, शरीर का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो ये भी आपको प्लीहा को बोला जाता है। और प्लीहा को नॉर्मल भाषा में, अपनी नॉर्मल भाषा में तिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में तिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तिल्ली बोला जाता है। और बात करें तो अगर पूछे कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, क्या नहीं होता, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक नहीं है तो आरबीसी में कोशिका विभाजन भी नहीं होता। क्या नहीं होता, कोशिका विभाजन भी नहीं होता। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि ऊंट की आरबीसी में, किसकी, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, और इसके अंदर केंद्रक विभाजन भी होता है। चलिए एक बात और कर लेते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, वो आपका होता है यकृत में। कहां पर, यकृत में। और आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में।
ठीक है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। उसके बाद में अगर पूछे कि आरबीसी की संख्या, अगर आरबीसी की संख्या पूछे तो पुरुषों में पाई जाती है कितनी, 5.5 5 से 5.5 मिलियन प्रति प्रति घन में, यानी कि आयतन का मात्रक घनित होता है प्रति घन या क्यूबिक। और महिला में पूछे तो 4.5 से 5 के बीच में। यानी कि देखा जाए तो आपने देखा भी होगा, अगर आरबीसी की संख्या महिलाओं में कम है तो एचबी की संख्या भी कम होगी, एचबी की संख्या कम होगी तो मात्रा भी, रक्त की मात्रा भी क्या होती है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। और उसका एक रीजन ये भी है कि उनके हर 28 दिनों बाद या आर्तव चक्र के दौरान उनकी बॉडी से ब्लड का लॉस भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महिलाओं में रक्त की कमी होने का रीजन क्या है, तो मोस्टली कई बार ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि जब आर्तव चक्र के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके शरीर से ब्लड निकलता है तो उस ब्लड का लॉस होता है, इस वजह से उनमें रक्त की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, पुरुषों के मुकाबले थोड़ी सी कम, ज्यादा नहीं थोड़ी सी कम। ठीक है, तो पुरुषों में आरबीसी कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन, और महिला में पूछे तो 4.5 से 5 के बीच में। ये बात आपको समझ में आ गई है। आरबीसी के बारे में लगभग आपने बातें कर ली हैं, आरबीसी का आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी की थोड़ी सी बात कर लें, डब्ल्यूबीसी की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं ना। चलिए, आरबीसी का एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आरबीसी O2 के परिवहन में हेल्प करती है। अभी किसके, ऑक्सीजन के परिवहन में आरबीसी हेल्प करती है। किसके परिवहन में, ऑक्सीजन के परिवहन में। किसके परिवहन में, ऑक्सीजन के परिवहन में आपकी आरबीसी है जो हेल्प करती है। किसके परिवहन में, ऑक्सीजन के परिवहन में। कौन हेल्प करती है, आपकी आरबीसी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी स्वायत्त रुधिर कणिकाएं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी प्रति घन में होती है 5000 से 10,000। इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, कितनी, 5000 से 10,000 के बीच में होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है। अगर डब्ल्यूबीसी और इसका अनुपात पूछे तो 1:6 होता है आरबीसी का एक डब्ल्यूबीसी, ये मैंने आपको बताया था, और इतनी होती है 6000 लगभग आरबीसी, ये इनका रेशियो होता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है सर, 2 से 5 दिनों के बीच में होता है, बहुत कम जीवन काल होता है इनका। कितना, 2 से 5 दिन। क्या सर डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता, नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक पाया जाएगा तो डब्ल्यूबीसी में सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी में सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो प्रतिरक्षा करना, शरीर का प्रतिरक्षा करना, शरीर की रक्षा करना। किससे रक्षा करना, शरीर से किसकी रक्षा करती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा किस चीजों से करती है, तो बाहरी रोगाणुओं से, जिसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोन्स। मानव रोग में करवाए थे अगर याद हो तो मैंने। ठीक है, यानी कि बाहरी जो हमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा कौन करती है, तो उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है आपकी डब्ल्यूबीसी। तो आप कहते हो ना कि हमारा इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी डब्ल्यूबीसी है। वो हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपके लिए लड़ रही है। आप अकेले नहीं संघर्ष कर रहे, वो भी आपके साथ साथ आपसे ज्यादा संघर्ष कर रही है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो अब आज के बाद ये मत बोलना, जो साइंस पढ़ते हैं ना बच्चे, वो ये नहीं बोलेंगे कि सर हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। आपके साथ आपकी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। किसकी, प्लेटलेट्स। एक है ना कॉमेडी है प्लेटलेट्स की, मैं आपको कॉमेडी बताता हूं। इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं, कई तो इनको सेल बोल देते हैं कि सेल डाउन हो गया, और कई इसको प्लेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लेट। तो एक कॉमेडी है और एक कॉमेडियन भी है, उनकी एक कॉमेडी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कॉमेडी। तो लगभग जब मैं फ्री होता हूँ या जब फोन देखता हूँ तो मैं खास करके उनकी कॉमेडी ही देखता हूँ। ठीक है, और आपने भी देखी होगी। तो
एक मिनट, चलिए सॉरी भैया, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ा, ठीक है। चलिए प्लेटलेट्स, तो वो कॉमेडी, उनकी कॉमेडी है, तो वो अपनी उनकी माता जी उनको कहती है कि जा तेरे सासू बीमार है, बिन मिली जाकर क्या हो रही है सासू, क्या तेरे सासू डेंगू हो रही है और बिन प्लेटा प्लेटा डाउन हो रही है, क्या कम हो रही है, प्लेटा डाउन को नहीं प्लेटा कम हो रही है, अच्छा। तो वो जाता है अपने ससुराल और अपनी सास से पूछता है कि बीच में वैसे वो थोड़ी सी कॉमेडी है कि वो पहले ही अपने सास की मरने के समान साथ में दे जाता है, तो वो उसकी सास कहती है कि मैं जो जिमती हूँ, मैंने जिमती नहीं रोया कि ऐसे वैसे, वो बीच की बात है। तो उसके बाद में वो अपनी सास से कहता है कि क्यों सासू माँ, तो वो उनकी सास कहती है कि मेरे तो प्लेटा कम हो रही है, अच्छा प्लेटा कम हो रही है। वो आदमी क्या करता है, उनके खेत में जो फसल होती है उनको बेच के, और जो प्लेटें नॉर्मल होती हैं घरों में, जो प्लेटें यूज होती हैं, तो वो बाजार से खरीद कर, कितनी, लगभग 1.5 लाख प्लेटें, वो कहते हैं कितनी कम है प्लेटा का, 1.5 लाख प्लेटा कम है, 1.5 लाख और चीज, वो प्लेटें खरीद कर लाकर रख देता है। कलो माँ थारी प्लेटा पूरी कर दी, क्या पूरी कर दी प्लेटा का, 1.5 लाख प्लेटा जाकर आप घरे रखा दी, क्या कब्बे प्लेटा को नहीं, प्लेटा अपने शरीर में हुआ है, सेल हुआ है, क्या ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, इसकी अगर कमी हो जाए तो रक्त स्कंदन नहीं होता, क्या नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। तो रक्त स्कंदन के लिए क्या जिम्मेदार होती है, आपकी प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 से 4 लाख के बीच में, कितनी होती है, 2 से 4 लाख के बीच में होती है प्रति घन के अंदर, ठीक है, क्यूबिक के अंदर आयतन होता है घन का, मतलब ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे हीमोग्लोबिन परसेंटेज, एचबी परसेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, तो इस हीमो में, हिम का मतलब होता है आयरन, क्या होता है, आयरन, यानी कि Fe, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोब्युलिन, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये होता है हमारा Hb या हीमोग्लोबिन। अब आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि खून कम है, नॉर्मली लैंग्वेज में, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उनको तो पता होता है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती तो उनको बोला जाता है कि खून कम है, कितना कम है, कि 6 ग्राम खून है, कितना, 6 ग्राम खून है। अब उनके माइंड में मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि 6 ग्राम का मतलब क्या है, कि आपके अंदर जो खून है या जो आपका ब्लड है, वो उसका वेट 6 ग्राम है, उसका वेट 6 ग्राम है, वो तो जब उसने आपका सैंपल लिया था तब भी निकाल लिया था इतना, तो इसका क्या मतलब है, वो तो आप सोच, आपकी माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि हमारी बॉडी में लगभग 6 ग्राम ही खून बचा है, यानी कि ब्लड बचा है, उसका वेट है जो 6 ग्राम ही बचा है, तो उतना तो उसने जब आपका सैंपल निकाला तभी निकाल लिया था, फिर तो खाली हो जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, तो वो प्यारे बच्चों 100 ml ब्लड के अंदर, कितने ml, 100 ml ब्लड के अंदर Hb की मात्रा होती है, 100 ml ब्लड के अंदर क्या होती है, Hb की मात्रा होती है, क्या होती है, 100 ml ब्लड के अंदर Hb की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, कितने के अंदर, 100 ml रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो नॉर्मली पुरुषों में कितना होता है अभी, 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम पुरुषों में हीमोग्लोबिन होता है, और महिलाओं में पूछे तो 12 से 14 ग्राम, 12 से, एक स्वस्थ और वयस्क की बात हो रही है, वयस्क जो मानव है, पुरुष है चाहे महिला, और स्वस्थ है तो उनके अंदर अगर पुरुष है तो 14 से 16 ग्राम, और महिला है तो 12 से 14 ग्राम आपका Hb की मात्रा होती है 100 ml ब्लड के अंदर, कितने ml, 100 ml ब्लड के अंदर। तो आपका ये कंफ्यूज भी आपको दूर हो गया होगा। मैंने पीछे आपको बताया हुआ था कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है, पुरुषों में थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली Hb की फर्क आएगा, ऑटोमेटिकली Hb में फर्क आता है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और लगता है काफी लेंथी हो रही है क्लास, पर क्या करें, पूरा रिवीजन क्लास रहेगी, आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, जो सभी को रक्त दे सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो होता है आपका प्यारे बच्चों ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव ब्लड होगा ना, वो सभी को ब्लड दे सकता है, सभी को। मान लीजिए अगर आपका ओ नेगेटिव ब्लड है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है,
ओ नेगेटिव है। क्या है? ओ नेगेटिव है। और किसी को ब्लड की जरूरत है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने की या जो सामने बंदा है उसका ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो सर्वदाता यानी कि सबको रक्त दान करने वाला रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ नेगेटिव होता है। तो सर फिर सर्वग्राही भी बता दो। सर्वग्राही भी बता देते हैं। जो सर्वग्राही यानी कि सबसे जो रक्त ग्रहण कर सकता है, ए बी पॉजिटिव, जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। मान लीजिए अगर आपको ब्लड की जरूरत है और आपका ब्लड अगर ए बी पॉजिटिव है, आपको ब्लड की जरूरत है और आपका ब्लड ग्रुप अगर ए बी पॉजिटिव है, तो आप किसी भी बंदे को ब्लड ले सकते हो, किसी भी पर्सन का ब्लड ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सर आपने तो 37 डिग्री सेल्सियस बताया था। बिल्कुल बताया था, दोनों ही सही है। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर यहां पर खेल जाता है, वो कई बार यहां पर सेल्सियस कर देता है, कई बार यहां पर फ़ारेनहाइट कर देता है, यहां पर वो एग्जामिनर खेल जाता है। अब आपको 98 भी पता है और 37 भी पता है, लेकिन आप ये लास्ट वाला अंक नहीं याद रखते कि सी है या एफ है। ये फ़ारेनहाइट होता है, ये सेल्सियस होता है। सी सेल्सियस, एफ फ़ारेनहाइट। अगर वो आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, यानी कि अगर आपको 98.4 एफ लिखा हुआ मिल रहा है तो वो सही है, और अगर आपको 98.4 सेल्सियस मिल रहा है तो वो गलत है। अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तो वो सही है, और अगर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है तो वो गलत है। यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो थर्मामीटर होता है, कौन सा? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो टेम्परेचर का मापन है वो फ़ारेनहाइट में ही किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसी के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टरी थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर? जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें जो टेम्परेचर का मापन होता है, आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको एक मशीन देता है इस टाइप से कि आप ये कीजिए, वो सारी बातें वो आपको करके देता है ना। तो आप क्या करते हो? आप वहां से अपना ब्लड टेस्ट, जो आपका रक्त का जो जांच होती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर की जांच होती है, वो आप करवाते हो। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? फ़ारेनहाइट तक लगा होता है। ठीक है, आपको डॉक्टर बोलता है कि 102 बुखार है, तो आप ये मत सोचो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो 102 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, वो आपका फ़ारेनहाइट में आएगा। किसमें आएगा? फ़ारेनहाइट में आएगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर की जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो एक फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब कोई वैज्ञानिक कोई नई आविष्कार करेगा तो वो अपना नाम ही रखेगा भाई, वो क्या रखेगा? अपना नाम ही रखेगा। ठीक है, तो आप किसी चीज का आविष्कार करते हो तो अपना नाम ही रखोगे ना, किसी दूसरे का नाम थोड़ी रखोगे। क्योंकि मैंने कोई काम किया तो अब जैसे मैंने, मेरा चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, तो मैंने अपना नाम ही तो लिखा है, किसी और का नाम तो नहीं लिखा। तो आप अपनी मेहनत का श्रेय किसी और को नहीं दोगे, और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अगला है श्वसन दर। श्वसन दर का मतलब क्या होता है? कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं। मतलब 72 बार मत कर देना, कई बच्चे 72 बार कर देते हैं, वो मत करना। सांस लेने का मतलब ये होता है जैसे अपने सांस लेते हैं इस तरीके से, तो वो आप कितनी बार सांस लेते हो 1 मिनट में? एवरेज 16 से 20 बार आप सांस लेते हो। चलो मुझे ये बताओ, आप सांस क्यों लेते हो? आप सांस क्यों लेते हो? अब कई बच्चे बताइए सर सांस लेते हैं हम, बस सांस लेते हैं। मैं बताऊं, मरने के डर से, भाई कहीं हम मर ना जाए, है ना, इसके डर से। तो सांस लेने का मतलब क्या होता है? आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड होती है। सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6 को टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उससे अपने को मिलती है एटीपी, यानी कि 36 एटीपी ऊर्जा। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको क्वेश्चन आपका एक ये भी राइट हो गया कि ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है।
ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग आपकी क्लास 1 घंटे हो चुकी है और 1 घंटे और होगी, अभी 1 घंटे और होगी, तो क्लास छोड़ के जाना मत, क्लास छोड़ के जाना मत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत सूत्र। कौन सा? दंत सूत्र, यानी कि दांतों के भी सूत्र होते हैं। हमने तो पहली बार सुना है दांतों के भी सूत्र होते हैं। तो दांतों के क्या सूत्र होते हैं? लो भाई दांतों के सूत्र निकाल लेते हैं आज। आज आपको सब कुछ करवा देंगे, पूरी साइंस पूरी बायोलॉजी एक क्लास नहीं हो जाएगी आपकी। दांतों का सूत्र का मतलब होता है हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो अपने दांत बनाते हैं पहले आज। ये दांत होते हैं ऐसे, कितने होते हैं? 2। देखो कितने तिखे तिखे बनाए हैं ना। इन दांतों को बोला जाता है कृंतक। क्या बोला जाता है? कृंतक। ये दांत क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं काटने का। इसको काटने का। जैसे आप सेब खाते हो, सेब खाते हो तो आप इसको सेब को ऐसे पकड़ के ऐसे बाइट करते हो ना, तो आपके जो निशान बनते हैं, या आप कभी आप छोटे होते थे तो किसी को बाइट करते थे ऐसे, कहलाता है रिपियो बनाऊं, है ना, तो वो जो निशान बनते थे वो कृंतक के होते हैं। तो कृंतक दांत क्या काम करते हैं? काटने का। इसका काटने का। कैसे? कृंतक कैसे काटना, ठीक है, समझ में आया? कृंतक। उसके बाद में ये एक दांत आता है तिखा सा, यहां पर दोनों साइड में, यहां पर तिखा सा एक और दांत होता है, ऐसे पूरा तिखा सा होता है। इसको बोला जाता है हृदनक। क्या नाम बोला जाता है? हृदनक। ये क्या काम करता है? हृदनक काम करता है चीरने या फाड़ने का। यानी कि अगर आप मान लीजिए सेब को खा रहे हो तो आप इस तरीके से पकड़ के खाते हो, और अगर आप ईख यानी कि गन्ना, उसको आप जब छीलते हो तो आप सीधा डायरेक्ट मुंह में डालकर उसे नहीं छील सकते, तो उसको साइड से रखते हो, इस वाले दांत से साइड से रख के उसको चीरते हो, ठीक है। तो चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है? तो वो आपका हृदनिक करता है। कौन करता है? हृदनिक करता है, याद रखना है। उसके बाद में छोटे छोटे 3 दांत और होते हैं इधर वाली साइड में, इनको बोला जाता है प्रीमोलर। क्या बोला जाता है? प्रीमोलर या अग्र चूर्ण। क्या बोला जाता है? प्रीमोलर या अग्र चूर्ण, यानी कि आगे वाला। चूर्ण का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? अग्र चूर्ण, यानी कि अग्र चूर्णक। और उसके बाद में यहां पर आते हैं चूर्णक। क्या आते हैं? चूर्णक, यानी कि अग्र चूर्णक और चूर्णक, ये दोनों क्या काम करते हैं? ये चबाने का ही काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चबाने का काम करते हैं दोनों। तो जैसे हम भोजन अपने मुख के अंदर भोजन को डालते हैं, तो सबसे पहले हम भोजन को काटते हैं, फिर भोजन को चीरते हैं, फिर उसके बाद में भोजन को चबाते हैं, ठीक है। उस प्रकार से हम भोजन को, फिर जीवा होती है वो लार मिक्स करती है, भोजन को लसा बनाती है, लिक्विड फॉर्म में बनाती है, काइम, बोलस, ये सारी चीजें मैंने आपको पाचन तंत्र में करवा दी थी। तो देखो दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र होता है प्यारे बच्चों आपका, 2 होते हैं आपके कृंतक, ठीक है, एक होता है आपका हृदनिक, 2 होते हैं आपके अग्रचूर्णक, और 3 होते हैं आपके चूर्णक। कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि 8 दांत इधर वाली साइड, 8 दांत इधर वाली साइड। कितने हो गए? 16। फिर 8 वाले निचली वाली साइड और 8 निचली इधर वाली साइड। 8 और 16, 16 और 16 32। तो मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं? 32। तो सूत्र क्या बन गया? 21 23 बटा में 21 23 इंटू 2 32। अब इसको कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं करनी है, अभी इन दोनों को जोड़ना है कि ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 32 दांत मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर बच्चों में पूछे तो बच्चों में जो हृदनक होता है वो नहीं होता, तो इस वजह से बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20, ठीक है। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और मनुष्य द्विबारदंती है, यानी कि मनुष्य के अंदर 2 बार जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार उसके अंदर दांत आते हैं? तो 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं इतनी गर्मी में नहीं थक रहा तो आप कैसे थक रहे हो? पूरा उसी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत गर्मी लग रही है पर फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप इस क्लास को पूरा डेडिकेशन के साथ देखो। मैं गारंटी देता हूं पूरी बायोलॉजी इस क्लास में मैंने आपको कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी अगर इस क्लास को पूरा ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से सुनोगे तो पूरी बायोलॉजी मैंने इस
मैंने सोचा नहीं था कि पूरी बायोलॉजी इसमें एक क्लास में कवर हो जाएगी, या पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरी बायोलॉजी नहीं कहेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी एक क्लास के अंदर अपने को कवर कर ली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क के भार की बात करें, किसके? मस्तिष्क के भार की बात, तो मस्तिष्क का भार होता है मोस्टली एवरेज 1400 ग्राम। कितना ग्राम? 1400 ग्राम होता है। लेकिन कई बार वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि पुरुष में मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो पुरुष में मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, और अगर महिला में पूछे तो महिला में मस्तिष्क का भार होता है 1200 ग्राम। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि महिलाओं में दिमाग कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो छात्राएं इस क्लास को देख रही हैं, जो लड़कियां इस क्लासेस को देख रही हैं, तो वो ऐसे मत सोचना कि सर ने तो ये बोल दिया कि हमारे में दिमाग कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर उतना उनके अंदर कम होता है तो वो उतना खराब करके रखती है ना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। लड़कियों में भी ऐसे नहीं, लड़कियों में दिमाग कम होने का मतलब क्या होता है? आप जो बोले तेरे में तो दिमाग कम है, वो आप आईक्यू की बात करते हो, वो आईक्यू की बात करते हो। किसकी बात करते हो? आपका आईक्यू लेवल होता है, ये सिर्फ मस्तिष्क का वजन होता है। अब बहुत से पुरुष आपने ऐसे देखे होंगे, उनका वजन तो 1400 ग्राम ही है, लेकिन फिर भी वो मंदबुद्धि होते हैं ना, और कुछ लड़कियां भी बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका दिमाग नहीं है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, वो नहीं है। सिर्फ वजन की बात करें तो महिलाओं में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1200 ग्राम होता है, और पुरुषों में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो भाई कोई बुरा मत मानना कि सर ने तो ऐसे बोल दिया कि महिलाओं में दिमाग कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा ही होता है उनमें भी, बस ये सिर्फ वजन की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 11 जोड़ी होती है क्रेनियल। ठीक है, उसके बाद में स्पाइनल तंत्रिका की संख्या होती है 31 जोड़ी। कितनी? 31, यानी कि स्पाइनल का मतलब ये बड़ी हड्डी की बात कर रही है, तो स्पाइनल तंत्रिका के अंदर संख्या होती है 11 जोड़ी। सामान्य हृदय दर कितनी होती है? यानी कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना? 72 बार। यहाँ पर 72 से 75 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली आपको 72 ही याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हृदय की ध्वनि क्या होती है? ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, हृदय की ध्वनि। आपको हृदय की ध्वनि वो आपने देखो थक थक होती है, तो वो थक थक नहीं होती, हृदय की ध्वनि होती है प्यारे बच्चों लब डब। क्या होती है हृदय की ध्वनि? लब डब होती है। पूछा गया क्वेश्चन, और ऑप्शन में आपको थक थक भी मिलेगा, तो आप बच्चे क्या करते हैं? हाँ, हृदय से धड़कता है। अगर आप हृदय की ध्वनि सुनना चाहो ना, तो स्टेथोस्कोप लगाकर सुन सकते हो, डॉक्टर के पास होते हैं ईयरफोन वो वाले। ठीक है, तो वो स्टेथोस्कोप लगाकर आप हृदय की ध्वनि को साफ सुन सकते हो। ठीक है, तो हृदय की ध्वनि क्या होती है? लबडब। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? एक धड़कन में 0.8 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है हृदय धड़कन में। एक हृदय धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो सोचो हमारे हृदय कितनी स्पीड में काम कर रहा है ना। सामान्य नाड़ी दर भी यही होती है, 72 होती है। गैस्ट्रिक रस का पीएच 1.4। यहां पर मैं आपको अब पाचन तंत्र में लेकर आता हूं, यहां से। चलो पाचन तंत्र में आते हैं अब थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है गैस्ट्रिक रस, यानी कि जठर रस की यहां पर बात हो रही है। गैस्ट्रिक रस या जठर रस की बात हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 1.4। कितना होता है? 1.4 होता है। तो 1.4 है तो मतलब अम्लीय है। गैस्ट्रिक रस या अग्नाशयी रस, सॉरी अग्नाशय नहीं बोला मैंने, ये होता है आपका जठर रस। जठर रस का पीएच होता है 1.4, यानी कि अम्लीय। तो जब जठर रस भोजन में मिलता है, जब जठर रस भोजन में मिलता है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय होती है, याद रखना है। ठीक है, पेनक्रियाटिक रस। पेनक्रियाटिक रस होता है आपका अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। इसका पीएच कितना होता है? तो अग्नाशयी रस का पीएच होता है 8.5। कितना? 8.5। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होगी क्षारीय। जब ये भोजन में मिलेगा तो इसकी प्रॉपर्टी, भोजन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये भी याद रखना है। पूछ सकता है कि जठर रस मिलने के बाद भोजन कौन सी प्रॉपर्टी का होता है? तो अम्लीय। और पेनक्रियाटिक या अग्नाशयी रस मिलने के बाद में भोजन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? क्षारीय। और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूरी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। मूत्र का पीएच यानी कि यूरिन का पीएच कितना होता है? तो यूरिन का पीएच होता है 0.6 यानी कि अम्लीय। क्या होता है? यूरिन का पीएच भी अम्लीय होता है, यानी कि यूरिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय। ठीक है, हल्की अम्लीय याद रखना है। और इसका पीएच कितना होता है? 6 होता है। रक्त का पीएच 7.4, रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। ये दैनिक जीव विज्ञान में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। हल्के क्वेश्चन पूछता है तो यही इसी क्लास से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अस्थियों की संख्या कितनी होती है भाई? शुरू से बस मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। कोई बताने की जरूरत है? नहीं है। कुल पेशियों की संख्या यानी कि पेशियां कितनी होती हैं? तो पेशियां होती हैं 6, 3, 9। अगर पूछे हड्डियों की संख्या तो आपको पता है 206, लेकिन पेशियों की संख्या होती है 3, 639। पेशियों की संख्या, पेशियों की संख्या होती है 639। शरीर के कुल भार में जल का कितना हिस्सा होता है? 65%, यानी कि 65% हमारे शरीर का जो भाग है वो जल है। अगर हमारे शरीर का अपने वेट करें तो उसका 65% हिस्सा कौन बनाता है? शरीर का 65% हिस्सा है वो जल बनाता है। कौन बनाता है? शरीर का 65% हिस्सा आपका जल बनाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण बिंदु। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था और मैं बीच बीच में भी आ रहा हूं क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। क्लास को बीच में छोड़ नहीं सकते, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपने शुरू करते हैं खोज या आविष्कार। मोस्टली तो खोज ही है, आविष्कार भी है, कुछ आविष्कार और कुछ है खोज। तो खोज और आविष्कार में पहले अपने बातें कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले। चलिए, खोज और आविष्कार। देखो, खोज तो उस चीज की जाती है जो पहले मौजूद होती है, पहले से मौजूद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में बहुत पहले से है, लेकिन इसे खोजा तो है किसी वैज्ञानिक ने? बिल्कुल खोजा है। जो चीज पहले से मौजूद थी, जैसे बहुत सी सभ्यताएं भी हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो वो पहले से थी लेकिन उसके बारे में बाद में खोजा गया, तो वो होती है खोज। अब जो इसको खोजता है उसे बोला जाता है खोजकर्ता। जो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले जानकारी देता है उसको बोला जाता है खोजकर्ता। अगला शब्द है आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार का मतलब क्या होता है कि जो बनाई जाती है, सबसे पहले बनाई जाती है, यानी कि जो जो पहले नहीं थी, नहीं थी, पहली बार बनाया गया, पहली बार बनाया गया। इसकी वैसे मैंने आपको क्लास करवा दी थी, फिजिक्स में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल देता हूं बनाने का। जैसे साइकिल है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल की खोज नहीं हुई, साइकिल की खोज नहीं हुई, इसका आविष्कार हुआ है। क्यों? साइकिल पहले थी थोड़ी, किसी ना किसी बंदे ने तो बनाई है, किसी ना किसी बंदे ने तो बनाई है, और उस बंदे का नाम है मैकमिलन। अब इसको याद भी मैं चलो एक को करवा ही देता हूं। कैसे याद करूं? करवा दो, इसकी क्लास में पीछे पीछे डली हुई है, वो आप देख सकते हो। चलो एक आपको जनरेटर का याद करवा देता हूं, जनरेटर और साइकिल दो याद करवाता हूं। कैसे? मैक, जैसे मैक नाम का कोई बंदा था, उसे अपनी
महिला मित्र से मिलने जाना था, तो मैक मिलन। तो उसके पास काफी दूर था, तो उस टाइम जब साइकिल ही तो बाइक कहां से होगी, तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाता हूं जिससे मुझे पैदल जाने से कम समय लगे, तो उसने साइकिल बना ली, तो मैक मिलन। जनरेटर, अपने गांव में जनरेटर कब लेके आते हैं? डेली तो नहीं लेके आते, कब लेके आते हैं? जब घरों में शादी में होती है। क्या होती है? शादी वाले दिन। शादी वाले दिन, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। शादी वाले दिन लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि लाइट, अगर लाइट चली जाएगी तो हम परेशान नहीं हो। तो शादी वाले दिन को मैं क्या कह सकता हूं? शादी में क्या होते हैं? फेरे। शादी में क्या होते हैं? फेरे होते हैं। और फेरे, शादी वाले दिन को क्या होता है? फेरा वाला दिन। तो फेरा डे, फेरा डे यानी कि फेरों वाला दिन। तो जनरेटर की खोज माइकल फैराडे। ठीक। तो आविष्कार और खोज का आपको पता लग गया है कि इसका मतलब क्या होता है। आविष्कार जो होता है वो किया जाता है, पहले वो चीज थी नहीं, उसको बनाया गया। खोज का मतलब ये होता है कि उसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, वो चीज पहले से मौजूद थी, लेकिन बाद के बारे में उसके जिसने जानकारी दी वो हो गया आपका खोजकर्ता। तो खोज और आविष्कार में आपको अंतर स्पष्ट हो गया है। अब अपने चीजों पर चलते हैं, वैज्ञानिकों पर चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो ये काम नहीं कर सकता है, और वो जिसने कोई नई चीज बना दी वो वैज्ञानिक हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? वैज्ञानिक बोल देंगे ना। चलिए अब वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। ठीक है, ठीक है। इन्होंने हृदय की भी खोज इन्होंने की थी। अगर पूछ ले कि हृदय की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी? विलियम हार्वे। हृदय का अध्ययन पूछे तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अब ये लॉजी वाली क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं, इसे बोलते हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं वाले टॉपिक में मैं आपको ये क्लासेस करवा चुका हूं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक दो खोज और की थी। आरबीसी की खोज भी इन्होंने की थी, प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की थी, शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की थी, जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी। देख लो इतने काम किए थे इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, प्रोटोजोआ की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, शुक्राणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। टीका लगाना, यानी कि सबसे पहले टीका लगाने के बारे में किसने जिक्र किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने किया था? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। स्टेथोस्कोप रेने लेनक, रेने लेनक। स्टेथोस्कोप वही डॉक्टर अपने कानों में जो ईयरफोन लगा के रखते हैं ना, उसे रेने लेनक ने खोजा था, आविष्कार किया था स्टेथोस्कोप का। हाँ, ये आविष्कार हो जाएगा आपका। ठीक है। क्लोरोफॉर्म गैस होती है, केमिस्ट्री में करवाया था। इसे निश्चेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चेतक। फिल्मों में देखा होगा, ऐसे बेहोश करने के लिए रुमाल रुमाल पर क्लोरोफिल्म लगाई और ऐसे बेहोश हो जाते हैं वो वाली गैस। तो उसका किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, जेम्स, जेम्स सिम्पसन, जेम्स सिम्पसन ने किया था। ठीक है। अगला है रेबीज का टीका।
लुईस पास्टर ने बताया था। रेबीज एक रोग होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कुत्ते के काटने से फैलती है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। तो रेबीज में क्या होता है? रेबीज एक रोग होता है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। चलो रेबीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने। रेबीज एक वायरस जनित रोग होता है। तो वो वायरस कौन सा होता है? रेब्डो वायरस। कौन सा? रेब्डो वायरस, ठीक है, कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। तो इसका रेबीज का टीका किसने बताया था? तो रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो उसको टीके लगवाने चाहिए, और टीके लगते हैं। पहले तो जब हमें नहीं पता था तो उस टाइम 7 टीके लगते थे शायद, पर अब लगभग 4 टीके लगते हैं। पहले नाभि में लगते थे, अब साइड में यहाँ पर अपने बाजू पे लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ। वैसे इसके जो, अगर आप नॉर्मल मेडिकल से इसका प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो इसका टीका काफी महंगा होता है, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका इंजेक्शन लगाते हो तो वो आपका फ्री लग जाता है। तो अगर आपको हो तो इसमें लापरवाही न बरतें, तुरंत पहले टिटनेस का टीका लगवाएं, उसके बाद में इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। और इस टीके का लगभग 10 साल तक असर रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा रेबीज को इग्नोर कर देता है कि हल्का सा ही तो काटता है कुत्ते ने, कुछ नहीं होगा, तो इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत घातक बीमारी बन जाती है, और इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि रोगी को पानी से डर लगने लगता है। किससे? रोगी को पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया। कुष्ठ के रोगाणु, कुष्ठ एक बीमारी होती है, रोग होता है एक। तो उसके रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। किसने की थी? हैंडसम नहीं, अभी ये हैंसन है। कुष्ठ रोग हैंसन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये वैज्ञानिकों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, लिखकर याद होंगे भाई, और कोई इलाज नहीं है। मैं ऐसे ही बोल दूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वैज्ञानिकों का नाम है, ये तो लिखकर याद करने पड़ेंगे। लिख लिख के बार बार रिवाइज कर करके इसको याद करो, और कोई इलाज नहीं है इनका, ठीक है। हाँ, मैं आपकी सारा मैंने डाटा आपको इकट्ठा करके दे दिया है, बस इतना कर दिया मैंने आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैजा एक बीमारी होती है या एक रोग होता है, तपेदिक, इसके भी रोगाणु होते हैं। तो उस रोगाणुओं के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने बताया था किसके बारे में? हैजा के बारे में और तपेदिक के बारे में। मलेरिया के रोगाणु, इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स लावेरान। लावेरान, चार्ल्स लावेरान ने मलेरिया के रोगाणुओं के बारे में बताया था। तो मलेरिया का जो रोगाणु होता है वो आपको क्या पता है? जो प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोग कारक होता है। मलेरिया का रोग कारक यानी कि मलेरिया रोग का रोग कारक प्लाज्मोडियम होता है। और अगर मलेरिया रोग का रोग वाहक पूछ ले, रोग वाहक, तो वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर। दोनों बातें अलग अलग हैं। मलेरिया रोग को फैलाने वाला, मलेरिया रोग जिस वजह से होता है या जिस रोगाणु से होता है उसका तो नाम है प्लाज्मोडियम। और जो इस प्लाज्मोडियम को वहन करता है यानी किसी शरीर के अंदर भेजता है, तो उसको बोला जाता है रोग वाहक। और वो रोग वाहक होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या होती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिप्थीरिया के रोगाणु, यानी कि डिप्थीरिया भी एक रोग होता है, इसके रोगाणु होते हैं। इसके रोगाणु के बारे में किसने बताया था? तो क्लेबस व बजरनिक। क्लेबस और बजरिनिक, क्लेबस बजरिनिक ने डिप्थीरिया के बारे में, डिप्थीरिया के जो रोगाणु होते हैं उसके बारे में बताया था। अगला है कुछ मेडिसिन के नाम, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन के की जो खोज है या आविष्कार है वो किसने किया था? ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने। अगला है विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी
इवॉन विस्की ने, इसने इवॉन विस्की ने विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है। बीच की योजक कड़ी क्या बोला जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्यों? क्योंकि अगर ये विषाणु सजीव के संपर्क में आता है, सजीव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसे सजीव बोला जाता है। और ये बाहरी वातावरण में क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में, इसलिए इसे निर्जीव बोला जाता है। तो ये सक्रिय कब होता है? जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है। विषाणु किसी सजीव के संपर्क में आएगा तब ये सक्रिय अवस्था में आता है। ठीक है। विषाणु की खोज इवॉन विस्की। तो किस प्रकार के विषाणु की थी? तो वो की थी टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस किसमें पाया जाता है? ये इसने देखा तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में देखा था। कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा था ये? टोबैको। पहली बार इसने इसी में देखा था। ठीक है। तो टोबैको, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। तो यहां से क्वेश्चन और कि टीएमवी की खोज किसने की थी? वो भी इवॉन विस्की ने की थी। टीएमवी की खोज भी किसने की थी? इवॉन विस्की ने की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ठीक है। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कौन हो गए? इवॉन विस्की। कौन हो गए? इवॉन विस्की। तो इवॉन विस्की की मैंने आपको इतनी बातें बता दी। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? एफ.जी. हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज एफ.जी. हॉपकिंस। विटामिन की खोज एफ.जी. हॉपकिंस। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर इन्होंने क्या किया था? एंटीजन की खोज। RH कारक की खोज। और देख लेते हैं यहाँ पे एक दो और था, एक तो हाँ यहाँ पर लिखा था मैंने रक्त परिवहन की, रक्त परिवहन की। और हाँ एक था रक्त समूह की, रक्त समूह की। तो मोस्टली एग्जाम में पता है क्या पूछता है? रक्त समूह पूछता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला है इंसुलिन हार्मोन वेंटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? वेटिंग व वेस्ट, वेंटिंग व वेस्ट ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। तो यह दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करती है, ग्लूकागोन और इंसुलिन। अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन और बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के विरुद्ध हार्मोन होते हैं। कैसे? हमारी बॉडी में भोजन का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और श्वसन के लिए चाहिए ग्लूकोज। तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है ग्लूकागोन। और अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि जितना यूज होनी थी ग्लूकोज हो गई, उसके बाद में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि हार्मोन और एंजाइम्स दोनों का ये सिक्रेशन करती है। लोकेशन होती है इसकी अमाशय और आंत के बीच की लोकेशन होती है। ठीक है। एक दूसरे के ये अपोजिट हार्मोन होते हैं। इसका स्रावन होता है अल्फा कोशिकाओं द्वारा और इसका स्रावन होता है बीटा कोशिकाओं द्वारा। ये पूरा डाटा मुझसे पूछा गया था RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के इंटरव्यू में, ये सारी बात मुझसे पूछी थी। अगला है पेनिसिलिन की खोज। तो
तो वो की थी फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हुआ क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक जी थे, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो कोई प्रैक्टिकल अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जब शाम हुई तो वो अपने घर जाने के लिए उस पर घर जाने के लिए अपनी लैब को बंद कर दिया, और कुछ प्लेटेस थी यानी कि पेट्री डिश थी, उनको धोना भूल गए। अगले दिन देखा तो वहां पर कुछ कवक जमे हुए थे और कुछ जीवाणु थे, तो उन्होंने देखा कि ये कैसे संभव है। तो उन्होंने देखा कि एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक जीवाणु कवक था जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये पेनिसिलियम नोटेटम जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा है, यानी कि जीवाणुओं के संक्रमण को कम कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि इससे अपने मेडिसिन बना देते हैं पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है। यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले औषधि का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले बनी गई एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले बनाई गई एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, और सबसे पहले बनाई गई मेडिसिन पेनिसिलिन। डीडीटी की खोज किसने की थी, पॉल मुलर ने। किसने की थी, पॉल मुलर ने की थी। डीडीटी की खोज पॉल मुलर ने की थी। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक मेडिसिन होती है, प्रतिजैविक होता है। इसकी खोज की थी सैलमन व वॉक्समैन ने। सैलमन और वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। आगे बात करते हैं, एलएसडी की खोज हॉकमैन ने की थी। एलएसडी डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, जो मैंने आपको डब्ल्यूबीसी में बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। किडनी मशीन की खोज किसने की थी, कोल्फ ने। किसने, कोल्फ ने। क्लोरोमाइसिटिन बर्कहोल्डर। क्लोरोमाइसिटिन भी एक क्या है, प्रतिजैविक है, तो उसका निर्माण भी बर्कहोल्डर ने किया था। आरियोमाइसिटिन ये भी एक प्रतिजैविक है, डग्गर, डंगर नहीं है, डग्गर है। ठीक है, अगला है रेस्प्रिन जल वकील। रेस्प्रिन का जो निर्माण है वो जल वकील नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में या इसके सर्वप्रथम इस पर बात किसने की थी, तो वोल्ट लिनहेल। वॉल्टन लिनहेल, वॉल्टन लिनहेल। ओपन हार्ट सर्जरी। अगला है हाइड्रोफोबिया चिकित्सा। लुईस पास्चर, बताया गया, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का निर्माण किया, तो उसकी चिकित्सा ही होगी बस। अगला है हेम्योपैथी चिकित्सा। हेम्योपैथी चिकित्सा के बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था हैनीमैन ने। किसने बताया था, हेम्योपैथी। हेम्योपैथी चिकित्सा के बारे में किसने बताया था, हैनीमैन। किसने बताया था, हैनीमैन ने बताया था। किसने बताया था, हैनीमैन ने बताया था। पोलियो टीका जॉन्स सॉल्क। पोलियो टीका जॉन्स सॉल्क। पोलियो टीका जॉन्स सॉल्क। सीधा अगर आपको जॉन्स सॉल्क ना याद रखना तो सॉल्क याद रख लेना। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन फंस जाता है कई बार। और आपको एक बात बता दूं, हमारा जो भारत देश है वो पोलियो मुक्त देश बन चुका है, ये भी आपको पता होगा। चलो आपको एक विचित्र जानकारी देते हैं, आपको एक विचित्र सी जानकारी देते हैं, और वो आपको एक विचित्र और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। बोर तो नहीं हो रहे, काफी लंबी क्लास हो गई है, अभी 15-20 मिनट और चलेगी, बस ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट और। देखो हमने ना बहुत से रोगों के बारे में पढ़ लिया, बहुत सी बातों के बारे में पढ़ लिया। मैं आपको दो चीज, एक तो होता है मेडिसिन और एक होती है वैक्सीन, यानी कि एक तो होता है प्रतिजैविक और एक होता है वैक्सीन। अब पोलियो के टीके लगते हैं यानी कि वैक्सीन होती है, वो शरीर में काम कैसे करती है। वैक्सीन होता है वो एक, जैसे मान लीजिए किसी भी, अब जैसे पोलियो है तो पोलियो एक वायरस जनित रोग है ना। तो पोलियो को जो वायरस होता है उसको निष्क्रिय करके और उसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाती है, यानी कि वो वायरस ही होता है बस एक निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि बॉडी में जाकर क्या होगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान से समझना, अगर उसे सक्रिय अवस्था में हमारी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस सक्रिय अवस्था में आ जाए तो पोलियो रोग हो जाएगा। लेकिन इसकी वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि उसे निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में डाल दिया जाता है।
जैसे ही हमारे शरीर में उसे डाला जाता है तो हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पोलियो वायरस हमारे शरीर में पहली बार पहुंचा है तो हमारी डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाती है। उससे ऐसे लगता है कि ये जो सेल है या ये जो डीएनए है वो मेरा नहीं है। अब हमारी डब्ल्यूबीसी की एक खास बात है कि वो खुद के डीएनए को पहचान लेती है और खुद का होता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, अगर खुद का नहीं होता तो उसे खत्म कर देती है। अब वो क्या होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, तो वो खुद का तो नहीं होता, बाहर का डीएनए होता है, वो उस पर अटैक करती है या उसके लिए तैयार हो जाती है। उसको पता है भी इसके मारने के लिए हमें इस प्रकार के प्रतिरक्षी अणु बनाने पड़ेंगे। वो उस प्रकार के प्रतिरक्षी अणु जनरेट करती है और जो पोलियो वैक्सीन होती है उसके जीवाणु को वो मार देती है। ठीक है। अब भविष्य में कभी सक्रिय पोलियो वायरस हमारी बॉडी में जाएगा तो वो जो डब्ल्यूबीसी उसने सेना तैयार कर रखी थी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये एक बार आया है तो ये विषाणु दोबारा भी आ सकता है। यानी कि पहली बार तो वैज्ञानिकों ने अपनी मर्जी से डाला था, लेकिन हमारे शरीर को थोड़ी पता है ये बात, डब्ल्यूबीसी को थोड़ी पता है भी ये जानबूझ के डाली गई है। उसको तो बस इतना पता है भी मेरा है तो मैं इसको कुछ नहीं कहूंगी, अगर मेरा नहीं है तो मैं इस पर हमला करूंगी, बस उसको इतना ही पता है। अब जैसे ही वो सक्रिय वायरस हमारी बॉडी में पहुंचता है तो डब्ल्यूबीसी पहले से एक्टिव होती है, उसको पता होता है भी ये दोबारा भी आ सकता है, तो जैसे वो वायरस दोबारा जाता है तो वो उस पर अटैक करती है और हमें पोलियो रोग वायरस से बचा लेती है। इस प्रकार से वैक्सीन काम करती है। ठीक है, चलिए अगला है पोलियो ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये एल्बर्ट सेविन ने इसको बनाया था, एल्बर्ट सेविन। अगला है गर्भ निरोधक गोली, इसको किसने बनाया था, पिनकस ने बनाया था। किसने बनाया था, पिनकस। और सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली थी, उसका नाम एक बार एग्जाम में पूछा था, तो वो उस गोली का नाम था सहेली। क्या नाम था, सहेली था। और ये कहां बनाई गई थी, लखनऊ में अनुसंधान संस्थान है एक मेडिसिन का, वहां पर। अब उसे जो मेरा नाम है वो मेरे फिलहाल दिमाग में नहीं है, तो लखनऊ में इतना मेरे को पता है। तो उस गोली का नाम सहेली था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो गर्भ निरोधक गोली थी उसका नाम एक बार पूछा था एग्जाम में, तो वो उसका नाम था सहेली। क्या नाम था, सहेली। ये सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सहेली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। हृदय प्रतिशिक्षण शल्य, यानी कि हृदय प्रतिशिक्षण शल्य का मतलब क्या होता है कि हृदय को शल्य क्रिया द्वारा ट्रांसप्लांट करना। तो वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसके बारे में सब प्रथम इस पर किया था। प्रथम प्रखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहा है यहाँ पर। प्रखनली को क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब, और शिशु को बोला जाता है बेबी। तो पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बनाया था, स्ट्रेप्टो एडवर्डस, स्ट्रेप्टो एडवर्डस। इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश पुरुष व महिला के जो स्पर्म होते हैं, पुरुष के स्पर्म और महिला का जो ओवम होता है, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसे प्रखनली में उनका फर्टिलाइजेशन करवाकर जाइगोट बनाकर दोबारा से महिला की बॉडी में या उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला है कैंसर के जीन के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट बिनबर्ग ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट बिनबर्ग ने बताया था। अब कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर के जीन होते हैं ऑन्कोजीन कहलाते हैं, कैंसर का डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट, वो सारी बातें मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दी थी। अगला है आरएनए की खोज, बर्ग व वॉटसन। बर्ग व वॉटसन कौन थे, बर्ग व वॉटसन थे। कौन थे, बर्ग और वॉटसन थे। उसके बाद में है डीएनए की खोज। डीएनए के बारे में किसने बताया था, तो डीएनए के बारे में बताया था वॉटसन व क्रिक। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब इनका नाम पूछोगे सर राइबो और डीऑक्सीराइबो में क्या फर्क है, तो वो 12th क्लास की जो बायोलॉजी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 डीएनए, वहां पर मैं आपको पूरा डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर, आरएनए की पूरी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन क्षारक वगैरह वगैरह जितना भी सारा डाटा है वो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर करवाऊंगा सारा का सारा। ठीक है, अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी। उसके बारे में किसने बताया था, तो उसके बारे में बताया था लिस्टर ने। किसने बताया था, लिस्टर ने बताया था। यह जो क्लास है आपकी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर इस क्लास को शुरू से लेकर अगर आपने एंड तक देखा है तो मैं गारंटी देता हूं इस क्लास की आपकी 40% साइंस कंप्लीट हो चुकी है। कितने परसेंट, 40% आपकी साइंस कंप्लीट हो चुकी है इस क्लास से। मैंने पूरे यूट्यूब पर अभी तक मेरी जितनी क्लासेस है, इतनी, ये क्लास पहली क्लास रही जो इतनी लेंथ ही आई है मेरी। ठीक है, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि ये क्लास इतनी लंबी हो जाएगी। मैंने खुद नहीं, मैंने सोचा 40-45 मिनट में इसको खत्म कर देंगे,
लेकिन नहीं हो पाई, चीजें बार बार ज्यादा से ज्यादा निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो फिर बताने ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए आगे बात करते हैं। कुनैन, कुनैन आजकल तो थोड़ा सा इसका ट्रेंड कम हो गया, ये एक मलेरिया रोग की दवाई है, मलेरिया रोग की दवाई है। इसका कुनैन का एक और नाम होता है क्लोरोक्विनैन। क्या नाम होता है? क्लोरोक्विनैन होता है, क्लोरोक्विनैन इसका एक और नाम होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रेबी ने। रवि नहीं है ये, रेबी है। ठीक है, अगला है कालाजार की चिकित्सा, यानी कि कालाजार एक रोग होता है, उसकी चिकित्सा के बारे में किसने बताया था? यूएस ब्रह्मचारी ने बताया था। किसने बताया था? यूएस ब्रह्मचारी ने बताया था। टेरामाइसिन, ये भी एक मेडिसिन है, इसकी खोज किसने की थी? फिनले ने की थी। किसने की थी? फिनले। किसने की थी? फिनले ने की थी। ठीक है, अगला है टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वो की थी रोबर्थ ने। टाइफाइड, रोबर्थ, यानी कि जन्मदिन वाले दिन ये रो रहे थे ना, रोबर्थ टाइफाइड। ठीक है, इस तरीके से चीजें कनेक्ट करके पढ़ा। डायबिटीज के बारे में बेटिंग, बेटिंग। ठीक है, तो डायबिटीज चिकित्सा के बारे में किसने बताया था? बेटिंग ने बताया था। बेटिंग एक वैज्ञानिक का नाम है, वो खेलने वाली बेटिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है पीत बुखार चिकित्सा के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था रीड ने। किसने बताया था? रीड ने रीड किया था। रीड ने रीड किया किसको? पीत ज्वर बुखार या पीत बुखार चिकित्सा के बारे में। अगला क्वेश्चन, प्लेग व पेचिस चिकित्सा, ये भी मानव रोग की सारी बातें हैं, इसको मैंने डिटेल से मानव रोग में करवा दिया है। इसके बारे में किसने बताओ? किट्टा जातो। नाम देखो कैसे कैसे हैं, किट्टा, किट्टा जातो। ठीक है, प्लेग के बारे में बताया था। अगला है बीसीजी का टिक्का यूरिन कॉलमेट, बीसीजी का टिक्का यूरिन कॉलमेट। अगला है बेरी बेरी रोग चिकित्सा, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। तो उसके बारे में, उसके रोग चिकित्सा के बारे में किसने बताया? आइजैक मैन, आइजैक मैन। कौन? आइजैक मैन। ठीक है, अगला है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी क्या होता है भाई? प्लाज्मोडियम होता है। रोगवाहक कौन होता है? मादा एनाफिज मच्छर होती है। सारी चीजें बताई हुई हैं, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिवहन के बारे में कॉल लेंसने ने बता दिया। अब विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन, कौन सा? मैकुलन। विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी यूजेक्ट हॉलकट, हॉलकट। ठीक है, अगला है विटामिन डी हॉपकिंस। और सिफिलिस की चिकित्सा के बारे में पॉल एरिक ने बताया था। सिफिलिस भी रोग होता है। तो जितने मैंने चिकित्सा के बारे में लिखे उसको पहले, अगर आप इस चैप्टर को देखने से पहले मानव रोग को और एक बार देख लेना, मानव रोग की 10 क्लासेज हैं, उसको आप और देख लेना, सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं जाएगा साइंस में बाहर इससे। यहां पर लगभग 1 घंटे और 40 मिनट की आपकी क्लास रही है, ये वन शॉट। बीच में मैंने 1 गिलास पानी जरूर पिया है और कुछ नहीं, और पंखा कूलर दोनों ऑफ है, लाइट जल रही है। इतने पसीने के साथ मैं पूरा भीग चुका हूं, फिर भी आपके लिए क्लास दी है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्लास को पूरा देखोगे। जिन बच्चों ने इस क्लास को पूरा देख लिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आई एम श्योर 100% मैंने आपको ये चीज करवा दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही मजेदार, ऐसे ही मजेदार, ऐसे नहीं ये क्लास दे दी तो काम खत्म, नहीं, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ और नया टॉपिक। तब तक के लिए आपके लिए इस क्लास का यहीं करते हैं समापन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।